नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के दादर चौपाटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की खबर से, जहां कथित वायरल एमएमएस मामला आज और गर्माता हुआ दिखा। पुलिस का कहना है कि छात्रा ने अपने अलावा किसी और का वीडियो नहीं बनाया था। वहीं यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं पुलिस के दावे को नकार रहे हैं। इस बीच सरकार ने इस मामले की गहराई से जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इस बीच इस पूरे मामले में क्या हकीकत है और क्या अफवाह, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सौरभ शुक्ला अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। सोमवार तड़के सुबह तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में धरना प्रदर्शन करते रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मनाने के बाद छात्रों ने बड़ी मुश्किल से अपना धरना खत्म किया। धरना खत्म होते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शनिवार तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी। सुबह होते ही हॉस्टल में रह रहे ज्यादातर छात्र अपने घर चले गए। छात्राओं का कहना है कि उनके अभिभावक परेशान हैं और वो इस पूरे मामले के बाद यूनिवर्सिटी में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हॉस्टल में भी सेफ नहीं है और बाहर घर वालों ने ये बोला था कि हॉस्टल में सेफ रहोगे इसलिए हॉस्टल लो, तुम बाहर मत लो। लड़कियों के मामला है तो डरे हुए तो होंगे ही ना सबके पेरेंट्स। हम खुद भी थोड़े थोड़े डरे हुए हैं। वैसे भी आप लोगों को किस बात से डर है? यही कि जो हुआ है वो सच है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है अगर वो सच है तो, और अगर वो झूठ है तो आगे अब आइडिया तो मिल गया ना लोगों को, क्या पता आगे कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश कर ले तो और बुरा हो जाएगा ना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कहना है कि छात्रों का ये आरोप पूरी तरह गलत है कि एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की ने लगभग 60 लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बनाया है। लड़की ने सिर्फ अपना वीडियो बनाया जो उसने शिमला में अपने बॉयफ्रेंड को भेजा। कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी एमएमएस है, कोई वायरल है, क्योंकि वो है ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसकी आप एमएमएस की बात कर रही हैं वो नहीं है, र्यूमर है। अफवाह ये भी उड़ी कि कई लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बेबुनियाद बताया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो एम्बुलेंस का पता किया कि एम्बुलेंस में कौन गया, क्या हुआ, तो मेरे आने के बाद भी 1.5-2 घंटे बाद कम से कम यहाँ 6-7 एम्बुलेंस आई, क्योंकि हर आधे घंटे 20 मिनट बाद कोई ना कोई लड़की फेंट हो रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सफोकेशन थी, ह्यूमिड था। छात्रों का असंतुष्ट देख पंजाब सरकार ने पुलिस की एडीजी लेवल के अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस ने छात्रा के अलावा उसके बॉयफ्रेंड सन्नी मेहता और सन्नी मेहता के दोस्त रंकज वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिल गई है। कुछ अफवाह है तो कुछ तथ्य भी। तथ्य ये है कि किसी भी लड़की का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई सवाल भी हैं। अगर लड़की ने सिर्फ अपने वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेजे तो वो कानूनन अपराध नहीं है, तो फिर उस लड़की को क्यों गिरफ्तार किया गया है? पुलिस ने उसकी रिमांड क्यों ली है? ऐसे तमाम सवाल हैं। फिलहाल कोशिश यही कर रहा है प्रशासन की अफवाह और ना फैलें, इसलिए शनिवार तक छुट्टी कर दी गई है और एसआईटी अपनी जांच कर रही है और ये भी कोशिश कर रही है कि क्या इन दोनों लड़के, जो बॉयफ्रेंड है और उसका दोस्त है, क्या वो इस लड़की को अपने वीडियो भेजने के लिए ब्लैकमेल करते थे। चंडीगढ़ से सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जहां फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच एक छात्र ने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे रोक दिया। वहीं बड़ी तादाद में छात्र जो यहां पर इकट्ठा थे उन्हें पुलिस ने हटाया, लेकिन उनके खिलाफ 3 एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आदर्श भदौरिया ने सोमवार को आत्मदाह की कोशिश कर सबको हैरान कर दिया। शुक्र है कि ये कोशिश नाकाम रही। आदर्श का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर जाकर उनको परेशान किया। क्या मैं अपराधी हूँ या मैं छात्र हूँ? यदि मैं छात्र हूँ, यदि मैं सबके सामने हूँ, तो पुलिस प्रशासन का भारी तबका मेरे घर पे क्यों छापा मार रहा है? मेरे बुजुर्ग पिताजी को क्यों परेशान किया जा रहा है? मेरे बुजुर्ग पिताजी को क्यों हरासमेंट किया जा रहा है कि अगर आप अपने बच्चे को इलाहाबाद से नहीं निकालेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्यों उन पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैं छात्र हितों में लड़ाई लड़ना अपराध है? क्या फीस वृद्धि जो बढ़ाई गई है निरंकुशता के खिलाफ लड़ाई लड़ना अपराध है? यदि अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के 2 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं।
छात्र हताश हैं कि विश्वविद्यालय उनकी बात नहीं सुन रहा। उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रशासन को शर्मिंदा करने की कोशिश की। देखिए, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति मैम का विरोध कर रहे हैं। कल आपके ही न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि वापस नहीं होगा, तो आज हम लोग भैंस के आगे बीन बजा करके जो उनकी भैंस की तरह सद्बुद्धि हो गई है, उस बुद्धि को हम लोग सद्बुद्धि में परिवर्तन करने के लिए आज बीन बजा के विरोध प्रदर्शन किया है। हम भी कहते हैं कि फीस वृद्धि जरूर वापस होगी, जब तक वापस नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई जारी। आज अगर फीस 4,000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, तो मैं स्वयं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा भाई नहीं पढ़ पाएगा, जो एक किसान का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है। इधर विश्वविद्यालय ने रुख सख्त कर लिया है। छात्रों के खिलाफ 3 FIR दर्ज कर ली गई है। छात्र नेता जो है यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर जो है वो आंदोलनरत हैं। कल कुछ छात्रों ने छात्र भवन पर जो गेट पर लगा ताला पर छोड़ दिए थे, जिससे वहाँ असहज की स्थिति पैदा हो गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक तहरीर दिया है, जिस पर जो है 10-12 नामजद और 10-15 जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। क्या तो आप हट गए? सोमवार को आत्मदाह की कोशिश के बाद पुलिस ने छात्रों को हटा दिया। शांति भंग की सूचना थी, यूनिवर्सिटी के द्वारा लगातार इस तरह का बताया जा रहा था, और आज इन्होंने आत्मदाह का भी प्रयास, कुछ इस तरह का सूचना मिला है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस आई और इस तरह का जो गलत इनके द्वारा किया गया था उसके संबंध में इनको यहाँ से हटाया गया। यहाँ से जो लोग हट नहीं रहे थे, पहले इनको बताया गया कि शांतिपूर्वक, आपका इसका कोई परमिशन वगैरह नहीं लिया गया था, आप यहाँ से हट जाइए, इनको टाइम दिया गया। उसके बाद अगर कोई रुका है तो उनको सिर्फ डिटेन किया गया है। आप लोग या तो यहाँ से स्वयं हट जाएं, आपकी ये असेंबली विधि पूर्ण नहीं है। आपने ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई अनुमति ली है, ना तो अन्य कोई आपके पास अनुमति है। आप यहाँ अविधिक रूप से यहाँ पे धरना प्रदर्शन और अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह जैसा घोर अपराध अपने ऊपर कारित कर रहे हैं। फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों जिद पर अड़ा है, लेकिन यह मसला जिद से नहीं, आपसी समझ से हल हो सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से फीस की तुलना करना उचित नहीं है, और दूसरी तरफ छात्रों का भी अगर 100 साल से फीस नहीं बढ़ी है तो उन्हें भी इसे थोड़ा समझना होगा। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया। मुंबई के जिस शिवाजी पार्क में ठाकरे परिवार की दशहरा रैली होती आई है, क्या वो इस बार उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर शिंदे गुट की शिवसेना ने भी दशहरा रैली करने के लिए अर्जी दी है। हालांकि शिंदे गुट को एक दूसरी जगह रैली के लिए इजाजत मिल गई है, लेकिन यहाँ के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल बना हुआ है कि उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली कहाँ पर होगी। देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की राजनीतिक ताकत की पहचान रहे शिवाजी पार्क में इस बार किसकी दशहरा रैली होगी, ये सवाल दिन पर दिन अहम होता जा रहा है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों ने शिवाजी पार्क पर ही दशहरा रैली करने के लिए अपना हक जताया है। हालांकि MMRDA का BKC मैदान एकनाथ शिंदे गुट को मिल चुका है, लेकिन उसने शिवाजी पार्क पर भी अपना दावा बनाए रखा है। वो बाला साहेब के विचारों से दूर गए हैं। हमें बाला साहेब का विचार जिंदा रखना है, उनकी शुरू की प्रथा और परंपरा को जारी रखना है। उसके लिए जो करना होगा हम करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट की ये गोलमोल भाषा ही उद्धव ठाकरे गुट को परेशान कर रही है। हालांकि उन्हें अब भी उम्मीद है कि शिवाजी पार्क पर उनका ही दशहरा सम्मेलन होगा। जब आपने अपना ग्राउंड बुक कर लिया, आपने पैसे भर दिए, तो आपका शिवाजी पार्क पर क्या अधिकार रहा? इससे ये साबित होता है कि शिवसेना जो है वह शिवाजी पार्क पर ही दशहरा रैली करने जा रही है। लाखों की तादाद में शिवसैनिक वहां आएंगे, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में रैली होगी, यह तय हो चुका है। अब विरोधियों को चाहिए कि शांति से BKC में जाकर अपनी रैली करें और शिवाजी पार्क जो है वो असली शिवसेना के लिए छोड़ दिया जाए। जानकारों के मुताबिक ये पूरी लड़ाई ही असली और नकली शिवसेना को लेकर है। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क पर दशहरा सम्मेलन करने दिया जाता है तो इसका संदेश ये जाएगा कि वही बाला साहेब ठाकरे के असली वारिस हैं। शायद यही वजह है कि फैसले को जानबूझकर लटकाए रखा गया है। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए अर्जी देकर शिवसेना को लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन BMC ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। लिहाजा ये सवाल बना हुआ है कि शिवाजी पार्क में दशहरा सम्मेलन किसका होगा, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का या फिर एकनाथ शिंदे गुट का, या फिर दोनों का नहीं।
बहुत संभावना है कि कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर इस बार दशहरा सम्मेलन के लिए मैदान किसी को ना दिया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे गुट अपना दशहरा सम्मेलन कहां करेगा, जबकि एकनाथ शिंदे के पास वेकेसी मैदान है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ मुल्ला के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाठग सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों के गिफ्ट और कैश लेने के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनसे दूसरे दौर की पूछताछ की और बताया जा रहा है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस उन्हें आरोपी बना सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार 2 बजे एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंची। इसके बाद उनसे कई अफसरों की टीम ने पूछताछ जारी रखी। इस बार उन्हें अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स, सुकेश द्वारा दिए गए गिफ्ट की लिस्ट, सुकेश द्वारा भेजे गए प्राइवेट जेट में सफर से जुड़ी जानकारी साथ लाने के लिए कहा गया था। आरोप है कि जैकलीन ने सुकेश से 7 करोड़ से ज्यादा के गिफ्ट और कैश लिया, ये जानते हुए भी कि सुकेश एक अपराधी है। इससे पहले 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने जैकलीन से 8 घंटे पूछताछ की थी। ये पूछताछ पिंकी ईरानी को सामने बिठाकर हुई थी। पिंकी ईरानी और जैकलीन में पूछताछ के दौरान तू मैं हो गई थी। पिंकी ही वो महिला है जिसने सुकेश को जैकलीन से मिलवाया था। पिंकी के जरिए ही सुकेश ने जैकलीन को महंगे गिफ्ट और कैश दिया। पिंकी का सुकेश ने कोडवर्ड में नाम एंजल रखा हुआ था। इसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जैकलीन को आरोपी बना चुकी है। ये भी आरोप है कि सुकेश ने बहरीन में जैकलीन के परिवार को हवाला कारोबारी अवतार सिंह कोचर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा रुपए भेजे। इस मामले में दिल्ली पुलिस अभिनेत्री नोरा फतेही से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान नोरा ने खुद को 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में लेने की बात कबूल की। हालांकि नोरा कभी सुकेश से नहीं मिली। दिल्ली पुलिस सुकेश के संपर्क में आई कुछ और अभिनेत्रियों से पूछताछ करेगी। यूं तो सुकेश के संपर्क में आने वाली कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें जैकलीन फर्नांडिस की बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस न सिर्फ सुकेश से लगातार मिलती रहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के गिफ्ट लेती रहीं। ऐसे में दिल्ली पुलिस उन्हें आरोपी बना सकती है, जबकि नोरा फतेही को वो गवाह के तौर पर देख रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कानून मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बाद में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने भी गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में बीजेपी को पंजाब में एक बड़ा सिख चेहरा मिल गया है। इससे बीजेपी को पंजाब के मालवा क्षेत्र में मजबूत होने में मदद मिलेगी। पंजाब विधानसभा की कुल 117 सीटों में से मालवा क्षेत्र में अकेले 69 सीटें आती हैं। कहा जाता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये मालवा क्षेत्र ही तय करता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की इसी क्षेत्र में पकड़ मजबूत मानी जाती है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल के अल्लापुजा में पहुंच गई है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां स्नेक बोट एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हुए नजर आए। यहां पुण्यमदा झील में राहुल स्थानीय नाविकों के साथ नाव चलाते थे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी और 21 दिनों तक यहां पर चलती रहेगी। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के बीच यात्रा में भीड़ जुटाने को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने चुटकी ली और कहा है कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, पार्टी तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल से चामराजनगर होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। कहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के विधायकों को निर्देश दिए हैं कि हर एक विधायक कम से कम 5000 लोग यात्रा में लाए। लेकिन कुछ विधायकों ने विरोध किया, विशेषकर उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खेमे से माने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस ने सफाई दी है कि बेवजह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। No, see, I was there in the meeting when he said that.
उन्होंने कहा था कि जिस तरह का रूट है उसे देखते हुए बड़ी संख्या में उस रूट पर लोगों को लाना मुश्किल है। ऐसे में बेहतर होगा कि इन विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को यात्रा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, लेकिन तोड़ मरोड़ कर पेश कर बात का बतंगड़ बनाया गया है। कहते हैं कि आरवी देशपांडे ने भारत जोड़ो के कर्नाटक के रूट मैप पर भीड़ इकट्ठा करने पर असहमति जताई। सिद्धरामैया के जन्मदिन पर दावनगेरे में उमड़ी भीड़ देशपांडे ने इकट्ठा करवाई थी और वो सिद्धरामैया के नजदीकी माने जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, हम सभी एकजुट हैं और ये एक अच्छे मकसद के लिए यात्रा निकाली गई थी। हम सब साथ साथ हैं। कल ही सिद्धरामैया और शिव कुमार साथ साथ मंडी आ गए थे ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जा सके। And Mysore to organize it. We are all united doing the work. 21 दिनों तक कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी और इस दौरान कुल 511 किलोमीटर का सफर यहां तय किया जाएगा। अब कांग्रेस के अंदर की खींचतान पर बीजेपी ने चुटकी ली। भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। देश में सभी 40 years, 50 years worked for the Congress party. Who built the Congress party in the nation? They are going out. कांग्रेस छोड़ो, छोड़ो कांग्रेस, ये अभियान चल रहा है देश में। So there is no जोड़ो, छोड़ो कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया के बीच वर्चस्व की लड़ाई पुरानी है। एक दूसरे पर हावी होने का कोई भी मौका ये छोड़ते नहीं। ऐसे में कई बार कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी खुश है कि विपक्ष में गुटबाजी तेज हो रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और 30 साल के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में खुल रहे हैं सिनेमा घर। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां 30 साल के बाद सिनेमा घर खुल रहे हैं। इरादा यह है कि हर जिले में एक मल्टीप्लेक्स हो, लेकिन फिलहाल कल लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग के साथ इसकी शुरुआत होगी। आतंकवाद के साए में रह रहे पुलवामा में 30 साल बाद खुला एक सिनेमा हॉल। कश्मीर के किसी सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाए इतना समय हो गया। सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में ऐसे अस्थायी सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। मिशन यूथ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर जिले में मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल बनाने का फैसला हुआ था। आज उसमें से 2, एक पुलवामा, एक सोपैया की जनता को समर्पित किया गया है। आने वाले दिनों में हर जिले में ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। हालांकि ये अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन रविवार को यहाँ आए छात्रों के लिए ये बेहद खास मौका था। ना तो बाहर जाना पड़ता था ऐसा कुछ देखने के लिए, बट यहाँ पे भी ऐसी चीजें तो एक्सेसिबल होगा ये सिनेमा हमारे लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे स्टेप लिया, ऐसे स्टेप आई वुड लाइक कि वो कंटिन्यू करें। जल्द ही कश्मीर में मल्टीप्लेक्स भी खुलने की उम्मीद है। 1979 में आतंकियों ने वहां सिनेमा पर रोक लगा दी थी। इसे इस्लाम विरोधी बताया था। बाद में श्रीनगर में कुछ सिनेमाघर खुले भी तो बंद कर दिए गए। कहीं आतंकियों का खौफ था तो कहीं दर्शकों की कमी। अब विजयधर कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स खोल रहे हैं, जहां कल एक विशेष स्क्रीनिंग होनी है। मैं बॉलीवुड और कश्मीर के बीच के रिश्ते को फिर से मिलाना चाहता हूं, ताकि नौजवानों और बुजुर्गों को पूरा मनोरंजन मिले। कश्मीर में सिनेमा की वापसी के लिए ये पहली गंभीर कोशिश है और मंगलवार को जिस फिल्म के साथ इसकी शुरुआत हो रही है वो है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। पुलवामा से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई दी गई। कई देशों के प्रमुख ब्रिटेन पहुंचे। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। जाते जाते सिटी सेंटर शो में आपको छोड़े जाते हैं उनकी अंतिम विदाई की झलकियों के साथ।